हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 26 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वॉर इन अ कॉकसस रीजन। ये आर्टिकल आपके प्री एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नागोर्नो काराबाख कन्फ्लिक्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बहुत समय से न्यूज़ में है, पेंडिंग है, प्लेसेस इन न्यूज़ में नेक्स्ट ईयर आपको आ सकता है, बहुत हॉट है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनईपी के बारे में। व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट पैनल ऑन एनईपी। हम लोग इसमें मेंस का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के क्या क्या इश्यूज़ हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या सॉल्यूशन दिए हुए हैं, उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और पार्लियामेंट्री पैनल ने इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या रिकमेंडेशन दी है, सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। लास्ट आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे वो है ओसिरिस रेक्स। ये आर्टिकल बेसिकली यूएस मिशन के ऊपर है। ये मिशन एस्टेरॉइड से सॉइल सैंपल लाने के लिए था, सक्सेसफुल रहा है और ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए हॉट है। ये 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। मणिपुर कन्फ्लिक्ट के बारे में एक आर्टिकल आया था जिसे हम संडे को करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा जो है आर्टिकल डिस्कशन होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों के लिए हमने रिसेंटली GS3 का रिव्यू किया है। एक चीज़ तो श्योर है कि हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्ट उठ के आपको GS के पेपर में आते हैं, इसलिए आप लोग एडिटोरियल एनालिसिस देखें या ना देखें लेकिन न्यूज़पेपर एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल डिस्कशन। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वॉर इन द कॉकसस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। 4 साल से ये लगातार हॉट टॉपिक है लेकिन आया नहीं है। 2024 के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है या प्लेसेस इन न्यूज़ है, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आपको 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों के बारे में बात करूँगा। एक क्वेश्चन है लचिन कॉरिडोर कहाँ पर है, दूसरा कॉकसस रीजन क्या है, कहाँ पर है, और तीसरा नागोर्नो काराबाख कन्फ्लिक्ट किस किस कंट्री के बीच में हो रहा है। ये 3 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। इस पूरे आर्टिकल में ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल पूरा अच्छे से समझेंगे, कन्फ्लिक्ट क्या है उसके जेनेसिस के बारे में जानेंगे तभी तो मज़ा आएगा, वरना आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, है ना। आप इतना ही बस याद रखोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें पता होगी बेसिक से तो ज़्यादा सही मज़ा आता है समझने में भी, पढ़ने में भी। इंडिया की क्या पोजीशन है वो भी। तो बेसिकली अज़रबाईजान और आर्मेनिया के बीच में एक रीजन है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख रीजन। इस रीजन का कन्फ्लिक्ट है, दोनों के बीच में इशू चला आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें नागोर्नो काराबाख की तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये पार्ट किसका है, अज़रबाईजान का। लेकिन इथनीसिटी के हिसाब से यहाँ मेजॉरिटी किसकी है, आर्मेनियंस की। आर्मेनियन जनरली क्रिश्चियन मेजॉरिटी में यहाँ पर हैं और अज़रबाईजान सुन्नी मेजॉरिटी का रूल है। यहाँ पर सुन्नी मेजॉरिटी है तो यहाँ पर बेसिकली जो आर्मेनियन है उन लोगों ने अजूरी का रूल, अज़रबाईजान का जो लीगल रूल है उसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद से क्लैशेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट हैं उन लोगों का कंट्रोल हुआ करता था, अभी तक रीसेंट तक के उन लोगों का कंट्रोल था इस रीजन में, और बेसिकली प्रॉक्सी वॉर चल रही है। इनको सपोर्ट किसका है, आर्मेनियंस कंट्री का सपोर्ट है और बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स है यहाँ पर, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे। अब जेनेसिस की बात कर लेते हैं, कब से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। तो जेनेसिस की बात करेंगे तो प्री सोवियत यूनियन एरा कन्फ्लिक्ट है, मतलब बहुत पहले से चल रहा है। सोवियत यूनियन उस समय था नहीं, उससे पहले से काफ़ी पुराना कन्फ्लिक्ट है ये। 1921 की बात करते हैं, अज़रबाईजान और आर्मेनिया ने दोनों ने सोवियत रिपब्लिक को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद रशिया ने फाइनली जो नागोर्नो काराबाख रीजन है उसे अज़रबाईजान को तो दे दिया, पर उसमें वहाँ के लोगों को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई। लेकिन 1988 में वहाँ की जो नेशनल असेंबली है उसने वोट किया कि जो ऑटोनॉमी है उसको डिज़ोल्व किया जाए, ऑटोनॉमस स्टेटस को, और आर्मेनिया को ज्वाइन किया जाए। इसी के रेजिस्टेंस में जो अज़रबाईजान है वहाँ की मिलिट्री ने रेजिस्ट किया, क्लैशेस होने लगे और दोनों के बीच में क्लैश हो गए। उसी के साथ साथ अज़रबाईजान और आर्मेनिया के बीच में क्लैश चालू हो गए। यूएसएसआर बहुत वीक हो चुका था, है ना, ऑलमोस्ट सोवियत जो यूनियन है डिसइंटीग्रेट हो गया था 90s में। 1991 में दोनों के बीच में क्लैश बहुत तेज़ी से शुरू हो गए। 1994 में सीज़ फायर हुआ। किसने करवाया, मिन्स्क ग्रुप। तो ये मिन्स्क ग्रुप आपको याद रखना है, ठीक है। मिन्स्क ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री थी, यूएस, रशिया और फ्रांस। इन 3 कंट्री ने मिलके क्या किया, रिजॉल्व किया कन्फ्लिक्ट को, सीज़ फायर करवाया। जब तक सीज़ फायर हुआ तब तक के जो आर्मेनिया थी उसने ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रखा था
नागोर्नो काराबाख रीजन को, और वहाँ के जो रिबेलियन थे उनको, सेपरेटिस्ट को ये रीजन का दे चुके थे इन लोग, उस समय ये दे दिया था। उसके बाद से इसकी जो अभी की जो स्टेटस को लगातार बना के रखा गया, और अभी की जो सिचुएशन है वो यही थी कि जो सेपरेटिस्ट थे उनका कंट्रोल था। ठीक है, ये बेसिकली हमारा पूरा जेनेसिस था कन्फ्लिक्ट का। अब रिसेंट इवेंट की बात कर लेते हैं जो आर्टिकल में दिया हुआ है। 2020 तक तो सेपरेटिस्ट का ही यहाँ पर कंट्रोल रहा 1994 से, लेकिन रिसेंटली जो जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उसमें चेंजेस हुए। यहाँ पर 3 मेन स्टेक होल्डर थे। एक था रशिया ऑब्वियसली, जो कि किसको सपोर्ट कर रहा था, अलाय ऑफ आर्मेनिया। टर्की बेसिकली अज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है, और यूएसए, ये यूएसए तो पता नहीं क्यों ही स्टेक होल्डर है इस रीजन में। अगर प्रेजेंस देखें तो रशिया की थी, टर्की तो बिल्कुल बाजू वाली कंट्री है तो उसका तो है ही स्टेक्स, और यूएसए तो हर जगह स्टेक होता ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 कंट्री का स्टेक्स है यहाँ पर। फिर जियो पॉलिटिकल चेंजेस होने के कारण यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है, जो अज़रबाईजान की मिलिट्री है उसने रिकैप्चर कर लिया है नागोर्नो काराबाख रीजन को। ये कैसे हुआ, पिछले 3 दशक में जो नहीं हो पाया वो पिछले 3 साल में कैसे हुआ, इस आर्टिकल में बात की गई है। तो क्या हुआ है बेसिकली, ये रीजन की बात करते हैं। इस रीजन में, हाँ हमारा ये रीजन है, अज़रबाईजान ने क्या किया है, 2020 में टर्की की उसको बैकिंग मिली, मिलिट्री बैकिंग मिली और पॉलिटिकल बैकिंग मिली। जब इसको मिलिट्री और पॉलिटिकल बैकिंग मिली तो इसने यहाँ पर अटैक करना शुरू किया मिलिट्री ने। इन लोगों ने क्या किया, आर्मेनिया ने इनको सपोर्ट किया, लेकिन रशिया की बैकिंग इनको ज़्यादा नहीं मिली। हालांकि रशिया ने कंडेम ज़रूर किया, लेकिन मिलिट्री ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद रिजॉल्व करने के लिए कन्फ्लिक्ट को सीज़ फायर लगा दिया गया, है ना। 2020 में सीज़ फायर लगा दिया गया जब ये कन्फ्लिक्ट एकदम हाई पीक पे पहुंच गया था। लेकिन उस समय तक के काफ़ी एरिया अज़रबाईजान की जो मिलिट्री है उसने कब्ज़ा करके रखा था। लेकिन एक सिटी उस वक्त अभी तक थी, जो सबसे बड़ी सिटी है, वो अभी तक के किसके कंट्रोल में थी, लोकल के कंट्रोल में। उसका नाम क्या था, स्टेपनाकर्ट, जो कि नागोर्नो काराबाख की बिगेस्ट सिटी है, वो अभी भी सेपरेटिस्ट के रीजन के जो है कब्जे में थी। ठीक है, पीस करने की कोशिश की गई, लेकिन पीस जो सीज़ फायर एग्रीमेंट था वो होल्ड नहीं हो पाया, और अज़रबाईजान ने क्या कर दिया, लचिन कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया। लचिन कॉरिडोर बेसिकली कौन सा है, लचिन कॉरिडोर अज़रबाईजान में है और मेन कनेक्ट करता है आर्मेनिया को नागोर्नो और काराबाख से। इस पे किसने कब्ज़ा कर लिया, इस पे मिलिट्री ने कब्ज़ा कर लिया, इसे ब्लॉक कर लिया गया। अब 1,20,000 की जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली फंस गई, इकोनॉमिक मिजरीज होने लगी, दवाइयाँ, गुड्स एंड सर्विसेज इनको नहीं मिल पा रहे थे, फूड का इशू हो गया। पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अज़रबाईजान को कंडेम किया और बहुत फोर्स किया कि वो ये लिफ्ट करे जो भी उसने ब्लॉकेड बना के रखा है। ठीक है, तो ये आपको लचिन कॉरिडोर इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, अज़रबाईजान में है, जो किसको कनेक्ट कर रहा है, आर्मेनिया को कनेक्ट कर रहा है, किसके साथ, नागोर्नो काराबाख रीजन के साथ। ये की पॉइंट है, आपको पूछा जा सकता है। लचिन कॉरिडोर रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड विथ, समझ में आया, ये कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, या फिर इज़ फ्रॉम विच कंट्रीज़, तो अज़रबाईजान से ये कॉरिडोर निकलता है, किसको कनेक्ट करता है, आर्मेनिया को कनेक्ट करता है। समझ में आया क्या, तो ये बेसिकली मेन पॉइंट था इसका। उसके बाद फिर जो अज़रबाईजान है उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे लिफ्ट करना चालू करिए, लेकिन चेक पॉइंट्स बना दिए। उसके बाद भी जो गुड्स एंड सर्विसेज बहुत स्लो जा रहे थे। उसके बाद फाइनली जो बाकू है, बाकू मतलब यहाँ की कैपिटल है अज़रबाईजान की मिलिट्री ने फाइनली अटैक किया और पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया सेपरेटिस्ट से इस सिटी का। जो सिटी बेसिकली जिसमें ब्लॉकेट लगाया हुआ था उसका पूरा कंट्रोल ले लिया। अब नागोर्नो काराबाख रीजन पूरा का पूरा किसके पास में है, जो अज़रबाईजान है उसके पास में। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या था, आर्टिकल था। आखिरी में इसमें कहा गया है कि अगर अज़रबाईजान का हक तो है, क्योंकि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल था उनकी, ठीक है, लेकिन उन लोगों को इतनी क्लींसिंग नहीं करना चाहिए, ब्लडशेड रोकना चाहिए। पहले भी हिस्ट्री ऐसी रही है कि उन्होंने बहुत ब्लडशेड जो है लोगों के ऊपर बहुत इतनी क्राइम्स किए हैं इस रीजन में आर्मेनिया ने, और आर्मेनिया का जो बेसिकली जस्टिफाई किया है कि आर्मेनिया का रूल आर्मेनियन के साथ ही होना चाहिए। अगर चाहते हैं वो नागोर्नो काराबाख रीजन को एक्चुअल में जीतना, तो पीसफुली जो है उनका इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है, ना कि ब्लड के साथ जो है
गन्स के साथ उनका इंटीग्रेशन फोर्सफुली कराने की कोशिश करने से, क्योंकि वो विक्ट्री कोई फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। इसमें बेसिकली लास्ट में ये कहा है। अब इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं। इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया के लिए डायलेमा है। एक तो प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वर्सेस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी किसके लिए है? अज़रबैजान का है। उनके लिए ये उनकी टेरिटरी है, तो उनकी टेरिटरी का कोई और जो है नहीं आ सकता, उनकी सॉवरेनिटी का सवाल है। दूसरा है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब यहाँ पर जो मेजॉरिटी है अर्मेनियंस, वो बोल रहे हैं कि भैया हम डिसाइड करेंगे हमारे ऊपर कौन रूल रहेगा या हम किस कंट्री के साथ रहना चाहते हैं। बेसिकली जो अज़रबैजान है वो कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो इंडिया क्या करता है? जो अज़रबैजान है उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं देता। इंडिया डायरेक्टली किसको सपोर्ट कर रहा है? अर्मेनियंस को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया के साथ थोड़ा सा ये डिलेमा तो है ही। क्यों? क्योंकि इंडिया राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को यहाँ सपोर्ट कर रहा है लेकिन कश्मीर में नहीं कर रहा है। ऐसा लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल मॉरलिटी, आपको एक टॉपिक है एथिक्स में, अगर उसमें आता है उसमें आप ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया क्या? इसमें जो है इंडिया जो है यहाँ पर क्या कर रहा है? टेरिटरी इंटीग्रिटी की बात करता है इंडिया में, कश्मीर में, कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, लेकिन यहाँ पर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली ये एग्जांपल क्या है? ये एग्जांपल है रियल पॉलिटिक्स। यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट देखा जा रहा है, इंटरनेशनल मोरालिटी नहीं देखी जा रही है। क्या देखा जा रहा है यहाँ पर? नेशनल इंटरेस्ट। और सारी कंट्रीज़ यही करती है। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया गलत कर रही है, इंडिया बहुत सही कर रही है, लेकिन आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं, बस यही बताने का पर्पस है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल हो गया। होपफुली आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ये कन्फ्लिक्ट भी। अब आपको क्या पूछा जा सकता है वो प्री में, वो पूछ लेते हैं। लचिन कॉरिडोर कहाँ पर है? अज़रबैजान में। किसको कनेक्ट करता है? अर्मेनिया को। कौन से रीजन से? नागोर्नो काराबाख रीजन से। दूसरा जो आपको पूछा जा सकता है, कॉकसस रीजन कहाँ पर है? ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन है। किस किस के बीच में? ब्लैक सी और कैप्सियन सी के बीच में। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये कैप्सियन सी है, ये ब्लैक सी है, उसके बीच में जो रीजन है इसको बोलते हैं कॉकसस। ठीक है। अब कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूड है? अर्मेनिया, रशिया का जो सदर्न पार्ट है वो, अज़रबैजान और जॉर्जिया। ये 4 कंट्री जो है इसका हिस्सा है, और ये आपको चारों को याद रखना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीजन आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली। कंट्रीज़ भी पूछी जा सकती है, 4 कंट्रीज़ का नाम जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये हॉट है, लचिन कॉरिडोर है, और अपने को डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट पूछेगा किस किस के बीच में। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। प्री एस्पेक्ट आपका 2024 का इस प्रॉपरली जो एडिटोरियल है उससे कवर हो चुका है। ठीक, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट पैनल ऑन एनईपी। ये आर्टिकल GS2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, द हिंदू में आया हुआ है, और आपको एनईपी मेंस में पूछा जा सकता है हायर एजुकेशन के लिए। आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि हायर एजुकेशन में कई सारे इश्यूज़ हैं, एनईपी क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या क्या प्रॉस्पेक्ट है एनईपी के, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने कह सकते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, मेंस का एक क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर करेंगे। प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें तो बिल्कुल बहुत हॉट है एनईपी। क्यों हॉट है? क्योंकि अब 3-4 साल हो चुके हैं, लोग भूलने लग गए हैं, एनईपी के आने की संभावनाएं कम हो गई है। अब वो हो सकता है आपको फेंक के मार दे प्रीलिम्स में जब आप प्रिपेयर ना हो। एनईपी को पढ़ के चले जाना, बहुत हॉट है 2024 प्रीलिम्स के लिए, प्लीज़ इसको ध्यान रखें। अब बात करते हैं एनईपी के बारे में। 1986 के बाद फर्स्ट टाइम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। किसके सबसे पहले जो है जो इस कमेटी के चेयरमैन थे वो थे TSR सुब्रमण्यम। उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता किसने की? के कस्तूरी रंजन ने, जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। के कस्तूरी रंजन के द्वारा फाइनली रिपोर्ट सबमिट की गई और फिर उसे कैबिनेट का अप्रूवल मिला, गवर्नमेंट ने इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट को इसके इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। उनके पास चॉइसेस होती हैं, क्योंकि एजुकेशन क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एनईपी फॉलो करे, नहीं चाहे तो नहीं इम्प्लीमेंट करे। जैसे कर्नाटका और केरला जो कि कांग्रेस रूल और लेफ्ट रूल स्टेट है, वहाँ पर एनईपी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और बहुत अच्छा तरीके से किया जा रहा है। वहाँ पर बेसिकली यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल है, वहाँ बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया है। उसका एग्जाम्पल इस
इसमें जो है आर्टिकल में भी दिया हुआ है। तो यही आर्टिकल बेसिकली इंपॉर्टेंट है। इसमें पार्लियामेंट पैनल क्या बोल रही है कि एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर एनईपी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है एनईपी का। क्यों नहीं है फ़ायदा? क्योंकि 1000 टोटल यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में, 1043 यूनिवर्सिटी है, जिसमें से 70% यूनिवर्सिटी स्टेट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। उसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, कुछ सेंट्रल। 94% अगर बच्चों की बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं। केवल 6% बच्चे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में हैं, और 6% ही ऐसी जगह है जहाँ पर एनईपी फॉलो हो रही है। लगभग 94% एनईपी से बाहर हैं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन का। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं। आर्टिकल के पहले कुछ मेंस वाला जो पोर्शन है, जो क्वेश्चन की हमने बात की थी, उसकी बात करते हैं। हायर एजुकेशन में क्या क्या इश्यूज़ हैं। सबसे पहला इशू क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केवल 27% है ना। 99% हमारे प्राइमरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। ऊपर तक जाते जाएँ तो 12वीं तक 70%, और उसके बाद सडनली हायर एजुकेशन में इतने कम बच्चे। अच्छी बात है क्या? नहीं है, बहुत कम है ये नंबर, बिल्कुल बहुत कम है। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए हायर एजुकेशन में एटलीस्ट 50% तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत कम है। दूसरा क्या इशू है? क्वालिटी का, है ना। जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी, और अब प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, उसमें बेसिकली डिग्री इशूइंग फैक्ट्री बन गई है। आप लोग जाओ, कॉलेज भी मत जाओ, वहाँ पर बढ़िया एग्ज़ाम देने जाओ, इंटरनल एक्सटर्नल नंबर मिल जाते हैं, पैसे दे दो, आपको डिग्री मिल जाएगी। 4-5 डिग्री इकट्ठी करके रख लो, आपको जॉब नहीं मिलेगी उसके बावजूद भी। थर्ड क्या है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बहुत सारी जितने भी हायर एजुकेशन, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। राजनीति चलती है, NSUI, ABVP, शिक्षा, जो बच्चों वाली राजनीति है वो अलग, उसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अलग। ठीक है, तो उससे क्या होता है? जो ऑटोनॉमी होती है वो इम्पैक्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा। बहुत कम ऑटोनॉमी हार्डली मिल पाती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो वो एक्सेल नहीं कर पाते। ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी को एकदम एक्सेल करना है तो इसलिए ऑटोनॉमी होनी बहुत ज़रूरी है ना। बेसिकली उसका गवर्नेंस किसके हाथ में होना चाहिए? एकेडमिशियन के हाथ में होना चाहिए, लेकिन किसके हाथ में रहता है? पॉलिटिशियन के। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। उसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। कई ज़माने से पुराने कॉलेज चले आ रहे हैं, उसका ना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बदला है, ना जो बेसिकली बेसिक चीज़ें हैं नेसेसिटी की, वो भी नहीं दी जा पा रही है। इसके अलावा पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत पुअर है, ओवर सेंट्रलाइजेशन है। कई सारी जो है इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट कर रहे हैं, AICTE हो गया, UGC हो गया, अलग अलग इंस्टीट्यूट को अलग अलग कर रहे हैं। तो बहुत सारा जो है घिचपिच साइलोस बेस्ड रेगुलेशन है। समझ में आया क्या? इसके अलावा और क्या क्या इश्यूज़ हैं? रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन। इंजीनियर वाला इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकता, ठीक है, सोशल साइंस नहीं पढ़ सकता। तो ये सारी जो डिसिप्लिन बहुत सेपरेशन बना के रखें रिजिड, वो बहुत गलत है। उससे बच्चों का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसके बाद फैकल्टी के तो इशू है ही। सारे कॉलेज में देखो कॉन्ट्रैक्ट वाले ही पढ़ा रहे हैं, जॉब ही नहीं निकालती सरकार। इतनी सारी वैकेंसी है, पैसा देना पड़ेगा, इसलिए जॉब नहीं है, जॉब नहीं निकालते, फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी नहीं निकालेंगे तो बच्चे अच्छे पढ़ेंगे कैसे? तो ये सब सारे इश्यूज़ हैं। उसके बाद R&D पे जो एम्फेसिस है वो हार्डली है। बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। उनके गिने चुने नाम हैं, टिप्स पे आप याद भी कर सकते हैं। IISER, IISc, उसके बाद IITs हो गए, कुछ JNU टाइप के इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन है सब डिग्री बांट रहे हैं। उसके अलावा और क्या क्या है? बहुत कम इंस्टीट्यूशन हैं जो कि लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं। लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने वाले बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन गिने चुने ये भी हैं। तो इन सब को बढ़ाने की बात किस में की गई है? NEP। इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की बात किस में की गई है? NEP ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है, जैसे कि R&D में जो खर्चा है वो 0.7% ऑफ GDP है, उसको बढ़ाने की बात की है। उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, और ये सरकार ने कर भी दिया। इससे क्या होगा? एकेडमिया को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। 50,000 करोड़ का बजट है 5 साल के लिए। इससे ग्रांट जो रिसर्च है उसमें एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो बेसिकली एक्सपेंडिचर सरकार द्वारा किया जाएगा। तो रिसर्च का जो R&D का इशू है वो रिजॉल्व हो सकेगा। दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली जो पैनल है, अभी जो ऊपर आर्टिकल दिया हुआ है उसमें जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसने क्या कहा है? हर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी होना ही चाहिए बाय 2030। ये जो है टारगेट है, अगर ये सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। उसके अलावा
फंडिंग फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ने 6% जीडीपी बजट एलोकेट करने की बात की गई है, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिला के, ठीक है। 6% एटलीस्ट एजुकेशन में जीडीपी का होना चाहिए। बाकी अगर देखें इमर्जिंग इकोनॉमीज उसमें बहुत ज़्यादा है, 6-6 जीडीपी, इंडिया में 2%, 2.5%, इतना कम था ना। ओवरऑल स्टेट को मिला के 2-3% तो बहुत कम है अपने यहाँ जो फंडिंग कर रहे हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन पब्लिक गुड है, उसमें करने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद जो एनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उसको 50% करने की बात की जा रही है बाय 2035, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशन खोलने की बात की गई है। साथ साथ उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड की गई है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी देना शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम के कारण ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो बार बार मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट जो सिस्टम है यूजी कोर्सेज़ में, वो लाने की बात की गई है। 3 साल या 4 साल का कोर्स हो सकता है यूजी का। मल्टीपल जो है एंट्री कर सकते हैं आप। मान लो आपने पहले साल कर लिया कोर्स, फिर आप नहीं कर पाए, आप ड्रॉप आउट हो गए, 2 साल बाद वापस आओ, पहले साल से ही शुरू करो। मतलब फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से चालू करना होगा, थर्ड ईयर करके आपको डिग्री मिल जाएगी। अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड की गई है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में। उसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया है, जो कि सिंगल बॉडी है फॉर एंटायर हायर एजुकेशन। बहुत सारी बॉडीज़ थी पहले, उसको हटा करके एक सिंगल बॉडी, ताकि गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या हो सके, बेहतर हो सके। टीचर एजुकेशन के लिए न्यू करिकुलम लाया जा रहा है, बीएड वगैरह देने के लिए भी। और ऊपर जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो है एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए, उसमें भी नया करिकुलम लेके आया जा रहा है। एनईपी बेसिकली क्या सपोर्ट करती है, ऑटोनॉमी। फॉरेन यूनिवर्सिटी की एंट्री को इसमें सपोर्ट किया जा रहा है। रिसेंटली यूजीसी ने फॉरेन जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए रेगुलेशंस भी लेके आए हैं, अब फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आ सकती है। साथ ही इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आईआईटीज़ हैं, ये सारे लोग भी बाहर जा सकते हैं। बेसिकली इससे हो क्या रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन हो रहा है, और यही एक एम और टारगेट था। इससे क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी, आर&डी बढ़ेगा, बाहर से लोग आएंगे, कल्चरल जो है इंटरचेंजेस अलग होंगे, ये सब सारे बेनिफिट रहेंगे। इंडिया में कंपटीशन बढ़ेगा, जो लोकल इंस्टीट्यूशन है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, आईआईटीज़ हो गए। तो इंडिया के जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं आज तक के टॉप 100 में नहीं आ पाते, टॉप 50 में नहीं आ पाते, तो ये सब चीज़ें होने से बहुत फ़ायदा मिलेगा इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। एक कम से कम कंपटीशन का माहौल रहेगा, बाहर की यूनिवर्सिटी आएगी तो हमारे जो लोकल इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी, आईआईएससी, वो भी बेहतर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एनईपी के जो प्रॉस्पेक्ट हैं, जो आने वाले टाइम में हायर एजुकेशन को चेंज कर सकते हैं, गेम चेंजर है। अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल की। आर्टिकल में जो पार्लियामेंट्री पैनल है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशन दी है। क्या रिकमेंडेशन है, उन्होंने कहा है कि क्लियर टारगेट बनाओ हायर ग्रॉस एजुकेशन एनरोलमेंट रेशियो को के लिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, उनके लिए बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंट और स्कॉलरशिप दोनों देने की ज़रूरत है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी। उसके बाद एनहांसिंग जेंडर बैलेंस इन एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जेंडर बैलेंस की भी ज़रूरत है, मतलब महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आधी कम से कम एटलीस्ट 50% महिलाएँ आएँ, अगर 50% पुरुष आ रहे हैं तो। उसके साथ साथ increasing employability potential of higher education program and for developing more degree courses taught in regional and bilingual language, और बेहतर कोर्सेज जो रीजनल और बाइलिंगुअल लैंग्वेज हैं उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। जो बच्चे हायर एजुकेशन में पास आउट हो रहे हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उन्हें बेहतर स्किल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों की क्या बात की गई है, इसमें रिकमेंडेशन दी गई है। और उसके साथ साथ उसमें एग्जाम्पल दिया है कि कश्मीर का एग्जाम्पल आप लीजिए, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसके साथ एक फंडिंग के लिए भी बात की गई है कमेटी के द्वारा। उन्होंने क्या कहा है कि हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसके थ्रू फंडिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली HEFA, ये पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करती है, गवर्नमेंट के बजट पे। इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारी जगह से फंडिंग एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो क्या मतलब, इससे अच्छा तो गवर्नमेंट डायरेक्टली दे रही थी, HEFA बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें बात की गई है। HEFA के बारे में बात कर लेते हैं, हायर एजुकेशन
फाइनेंसिंग एजेंसी HEFA 2017 में इसे डेवलप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक ने मिल करके। ठीक है, ये जॉइंट वेंचर था। 90% इसमें किसके स्टेक्स हैं? सरकार के। 9% किसके हैं? कैनरा बैंक के। ठीक है, तो ये क्या करती है? बेसिकली प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट इन इंस्टीट्यूशन। जितने भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर कैपिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेफिसिट है उसको कम करने के लिए इसमें बनाया गया था। कैपिटल एसेट बिल्डिंग्स बनाना या फिर कोई लैब बनाना, इन सारी चीज़ों के लिए क्या करती है? ये फंडिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सेल्फ सस्टेनेबल है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है बजटरी एलोकेशन सरकार ही कर रही है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा डायरेक्टली एलोकेशन कर दे, इसको बनाने का कोई यूज़ नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? पैनल कह रही है। वो कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप एक्सप्लोर करो, फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन के साथ एक्सप्लोर करो, वहाँ से फंड जुटाओ। सिर्फ सरकार के पैसों पे आप जो है बेस नहीं बना सकते, सारा का सारा एलोकेशन नहीं कर सकते, ये कहा जा रहा है पैनल के द्वारा। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम के बारे में बात की गई है। उसको कहा गया है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तो दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत दिक्कत हो सकती है। कौन से बच्चे रहेंगे, कितने बच्चे जाने के बाद वापस आएंगे, ये ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। हो सकता है बच्चे चले गए तो ड्रॉप आउट भी नहीं रोक पाओगे आप, और फिर वापस ही नहीं आए तो इससे बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि प्यूपल टीचर रेशियो जो है बिगड़ सकता है। कितने बच्चे जाएंगे, कितने बच्चे वापस आएंगे, ये कुछ बता नहीं सकते। उससे प्यूपल टीचर रेशियो बीच में बिगड़ेगा, जिससे जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम में। ये बात किसके द्वारा की गई है? पैनल के द्वारा, है ना। मल्टीपल मेम प्रोग्राम क्या है? मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी 1 साल के लिए मान लो आप निकल गए, फर्स्ट ईयर किए निकल गए, तो अगले बार जब भी आओगे 2 साल आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ही करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया क्या? ठीक, ये हमारा बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है ओसिरिस रेक्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। GS3 के पर्सपेक्टिव से खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है। 10-15% चांसेस हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। प्री की बात करें, बहुत हॉट है। 2024 के लिए आपको पूछा जा सकता है। रिसेंटली ये जो मिशन था सक्सेसफुल रहा। किसका मिशन था? फर्स्ट US मिशन था टू कलेक्ट एस्टेरॉयड सैंपल। ये मिशन बेसिकली काय के लिए था? एस्टेरॉयड से सॉइल सैंपल कलेक्ट करने का ये क्या था? मिशन था। किसका था? नासा का। कब लॉन्च किया गया? 2016 में। कहाँ पर ये गया? एस्टेरॉयड बेन्यू एस्टेरॉयड के आसपास जो है ऑर्बिटर में रहा 2 साल। उसके बाद फिर 2018 में पहुंचने के बाद 2 साल जो है क्या किया इसने? आसपास ऑर्बिटर के आसपास राउंड लगाया और फाइनली टच एंड गो टेक्निक के थ्रू कलेक्ट किया इसने सॉइल सैंपल। और उसके बाद 2020 में कैप्सूल, जो कि स्पेस कैप्सूल था, वो बेसिकली निकल गया। 2023 अभी रिसेंटली इसने लैंडिंग की है स्पेस कैप्सूल ने, जिसमें सैंपल आया है। कौन सा सैंपल? सॉइल सैंपल। तो हमने बेसिकली क्या कलेक्ट किया है? सॉइल सैंपल कलेक्ट किया है। बिगेस्ट सैंपल ब्रॉट टू अर्थ, 250 ग्राम के आसपास जो है सॉइल सैंपल लाया गया है स्पेस कैप्सूल से। नासा का ये प्रोग्राम था, नासा का ये पहला प्रोग्राम था। इसके पहले सिमिलर प्रोग्राम जापान स्पेस एजेंसी ने किया था 2010 में और 2020 में। मुश्किल से 2020 वाला जो था वो 5 ग्राम सैंपल लेके आए थे। इसमें 250 ग्राम सैंपल है और वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब अभी तक का सबसे लार्जेस्ट है जिसमें सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। कहाँ से लेके आया गया है? बेन्यू एस्टेरॉयड से लाया गया है। टच एंड गो टेक्निक क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को बहुत सिंपल सी चीज़ें, एक वीडियो दिखा देता हूँ, छोटा सा 30 सेकंड का है। आप उसको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। बेसिकली ये टच एंड गो टेक्निक थी, आप लोगों ने देखा। अब बेन्यू एस्टेरॉयड क्यों लिया गया है, उससे पहले एस्टेरॉयड क्या होता है ये समझ लेते हैं। एस्टेरॉयड बेसिकली रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के आजू बाजू ऑर्बिट करते हैं।
सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। ये स्मॉलर होते हैं प्लैनेट से और कॉमेट भी नहीं होते। जो प्लैनेट और कॉमेट नहीं होते उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बोलते हैं। रॉकी बॉडीज़ होते हैं ये। बेसिकली दे आर रेमनेंट्स ऑफ प्लानिटरी सिस्टम। ये प्लानिटरी सिस्टम का ही हिस्सा है। प्लैनेट नहीं बन पाए इसलिए जो रॉक की बॉडी आसपास घूमती है हम उसको क्या नाम दे के रखे हैं, एस्टेरॉयड दे के रखे हैं। मेनली कहाँ पर मिलते हैं आपको ये, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये एस्टेरॉयड बेल्ट कहलाता है। यहाँ पर इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जुपिटर की वो बहुत ज़्यादा है, तो वो उसे खींच के रखती है। इस जगह पे आपको बहुत सारे एस्टेरॉयड मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बेन्यू एस्टेरॉयड ही क्यों। ये एस्टेरॉयड की अगर हम बात करें तो इसे क्लासीफाई किया गया है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। हर 5 से 6 साल में, हर 6 साल में जो है ये हमारे प्लानेट के बहुत करीब आ जाता है ना। ऐसे जनरली बात करें तो इम्पैक्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, प्लानेट से हमारे टकराने का कोई मतलब चांस नहीं है, लेकिन बहुत करीब आ जाता है। हर 6 साल में क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होता है। इसके साथ साथ इसकी जो अगर सरफेस की बात करें तो यहाँ पर लूज़ कलेक्शन ऑफ रॉक है। ठीक है, इसी जो रॉक लूज़ कलेक्शन होने के कारण हम लोगों ने इसे चूज़ किया है। इससे बेनिफिट क्या होगा, ये है सोलर प्लैनेट सिस्टम का पार्ट। ठीक है, सोलर प्लैनेटरी सिस्टम का पार्ट होने के कारण यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, वो जो सॉइल है, मिनरल्स हैं, वो हम लोगों को मदद करेंगे यूनिवर्स को जानने के लिए, अर्थ के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए। इसका फॉर्मेशन लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ही हुआ होगा, जब प्लैनेट, सोलर प्लैनेट सिस्टम वगैरह हमारा जो आए थे, है ना, जो भी हमारे सिस्टम बने थे सोलर प्लैनेट सिस्टम, तो उसके ओरिजिन की रहस्य हमें कहाँ मिल सकता है, इसके सॉइल और मिनरलोलॉजी की अगर हम स्टडी करें तो। ठीक है, इसलिए बेसिकली हम लोग ये सैंपल लेके आए हैं और ये सारी चीज़ें हमें मदद करेगी सारी की सारी यूनिवर्स के बारे में स्टडी करने के लिए, अर्थ के ओरिजिन के बारे में स्टडी करने के लिए। ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। टच एंड गो, होपफुली आपको ये टेक्नोलॉजी समझ में आ गई होगी, किस तरीके से सैंपल को लिया गया। वो कैप्सूल अब हमारे यहाँ लैंड कर चुका है। कहाँ लैंड किया है उसने, ऊथा डेजर्ट में। ऊथा डेजर्ट कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊथा डेजर्ट आपको पूछा जा सकता है प्री में। ठीक, तो ऊथा डेजर्ट कहाँ है, यूएस में। इसको प्लीज़ याद रखिएगा, ऊथा डेजर्ट यूएस, ऊथा डेजर्ट यूएस। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।